वाह, क्या आईपीओ है। तो 4 महीने बाद आज ये हमारे डायरेक्टर साहब ने स्टिंग चलाई है, बहुत लंबे अंतराल के बाद। आस्था मैम, कैसा लग रहा है? 2025 का पहला आईपीओ आया है, नंबर भी ठीक ठाक है, ऐसा कोई बहुत छोटा आईपीओ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा आईपीओ भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक नंबर है। कैसा लग रहा है आईपीओ मार्केट को दोबारा वापस गुलजार होते हुए, देखते हुए? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली मैं इतने सालों से ट्रैक कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छा ये एक लग रहा है कि वापस से आईपीओ में एक स्टार्ट हुआ है जो एक स्पीड आई है। बट एक ही चीज मुझे लगती है कि मार्केट्स में अभी और अच्छी एक तेजी बनी रहे और कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू ना हो तो ये डेफिनेटली मार्केट जो आईपीओ मार्केट है या फिर हम प्राइमरी मार्केट जिसे बोलते हैं वो भी आगे और फलता फूलता नजर आएगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है और एक ये सिग्नल होता है कि यस कैपिटल मार्केट्स में वापस से बाहर लौटी है अगर आईपीओ वापस आने लगते हैं, क्योंकि एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हमने फरवरी और मार्च में तो काफी सूखा देखा था। अगर स्पेशली मैं मेन बोर्ड आईपीओ की बात करूं तो तो आस्था मैम, अच्छा शुरुआत है। आस्था मैम, 2 साइन है। पहला तो एक एफआईज लौट के आए, 8 दिन से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, और दूसरा आईपीओ मार्केट भी आनी शुरू हो गई। सो मान के चले क्या कि जो इस फाइनेंशियल ईयर में हम एंटर करे हैं तो नोट जो है वो थोड़ा बेटर है कंपेरेटिवली लास्ट फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से? डेफिनेटली बिल्कुल अभी नोट बेटर है, लेकिन मैं वापस से वही चीज बोलूंगी थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और ज्यादा संभल जाए तो फिर मुझे लगता है, क्योंकि एक नर्वसनेस का दौर हमने उसको लेके फ्राइडे के मार्केट्स में देखा था, जिस तरह से मार्केट्स में एक बार थोड़ा सा वीकनेस आई थी, तो बस वो एक जो हैंगओवर है वो हट जाए तो फिर मुझे लगता है कि बिल्कुल मार्केट्स और भी अच्छी तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि डॉलर इंडेक्स की जो ये गिरावट है ये इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। चलिए, अब आते हैं जरा आईपीओ के ऊपर। एथर एनर्जी का आईपीओ खुला है आज से। ये पहले बेसिक डिटेल्स आपकी आईपीओ के सामने आते हुए दिखाई पड़ेगी। आईपीओ आज से लेके 30 तारीख के बीच में खुला रहेगा। 46 शेयरों का लॉट साइज है। 304 से लेके 321 रुपए का प्राइस बैंड है, जिसमें 2,980 या 81 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाए जाएंगे। और इसका भी फर्दर बाइफर्केशन आपके सामने है कि 2626 करोड़ रुपए जो है वो फ्रेश इशू है और 355 करोड़ रुपए मोटा मोटा ये ओएफएस है। 6 मई को इसकी लिस्टिंग होगी। आईपीओ यानी कंपनी जो है इस रकम का इस्तेमाल करेगी अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को और बढ़ाने को लेकर भी, साथ ही साथ अपने नए आर&डी यूनिट्स के एक्सपेंशन को लेकर भी, और उसके अलावा नए प्रोडक्ट की स्केल अप करने को लेकर भी। कंपनी को 2013 में आईआईटी के फाउंडर्स ने फॉर्म किया था और अच्छी सिचुएशन के तौर पर देखी गई है। कंपनी में कई सारे बड़े निवेशकों के निवेश भी है, इसमें हीरो मोटोकॉर्प बैठा हुआ है, साथ ही साथ जीरोधा के जो फाउंडर हैं वो भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है, 5% का स्टेक उन्होंने भी ले रखा है। रेवेन्यू वाइज तो ये कंपनी ठीक कर रही है, लेकिन हाँ लॉसेस ज़रूर आए हैं। हालांकि लॉस को इस कंपनी ने रिड्यूस किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आस्था मैम, बेसिक डिटेल के बाद अब आपने तो इसको डीपली खंगाली लिया होगा। सो अब आप बताइए कि आईपीओ की सिचुएशन कैसी है, क्या है ये आईपीओ, क्या पढ़ा आपने, क्या समझा इस आईपीओ को लेकर? जी बिल्कुल, 2013 में ये एथर एनर्जी जो एस्टेब्लिश हुआ बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में है। और देखिए मैंने बिल्कुल इसमें थोड़ा रिसर्च ज्यादा डीप की, क्योंकि ये इस मार्केट कंडीशंस में ये आईपीओ आया है। एक तो एक मार्केट जहाँ पे यूफोरिया होता है वहां पे जब आईपीओ आते हैं तो मोर और लेस सक्सेसफुल लिस्टिंग दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट कंडीशंस थोड़ी अलग है तो बहुत सोच समझ के इस पे बातचीत करनी रहती है और एनालिसिस करना रहता है। इनफैक्ट मैंने काफी यहाँ पे ग्राउंड जिसे हम कहते हैं चेकअप भी किया। अब मैं अपना यहाँ पे एनालिसिस देती हूँ। ये कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है, स्पेशली 2 प्रोडक्ट्स है, एथर 450 एंड एथर रिस्टा करके। तो ये जो एथर रिस्टा है जो कि एक फैमिली स्कूटर के तौर पे कंपनी ने लॉन्च किया था 2024 में, इसमें काफी काफी ट्रैक्शन आ रहा है। इनफैक्ट मैंने ऑन ग्राउंड जो डीलर्स से भी बात किया तो एथर का जो एक कंपैरिजन है ओला से अगर मैं करूं तो एथर स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, इनोवेशन एंड इट्स आर&डी। इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इनोवेशन ये लोग करते रहते हैं, आर&डी पे काफी ज्यादा फोकस है जो अपने आप में बताता है शायद 46% जो इनका टोटल पार्ट है वो तो आर&डी को ही कंट्रीब्यूटेड है। आर&डी पे काफी फोकस है। अब अगर मैं ओला की बात करूं तो ओला में बैंडविड्थ काफी अच्छी, क्योंकि प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हैं ओला के, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओला का ज्यादा अच्छा है। और देखा जाए तो बैलेंस शीट की पोजीशन थोड़ी बहुत, क्योंकि एथर अभी डेवलपिंग स्टेज में है, थोड़ा सा स्लो डेवलपर है, तो उस हिसाब से ओला का बेटर है। तो इन दोनों को भी मैंने कंपेयर किया, ऑन ग्राउंड भी मैंने चेक किया। देखिए ये कंपनी में मुझे
इनके जो ये नए प्रोडक्ट आए हैं उसकी वजह से मुझे काफी अच्छा लगता है कि इनका लॉन्ग टर्म, अगर ये प्रोडक्ट रिस्टा जो है इसका, क्योंकि काफी अच्छा ट्रैक्शन है, बहुत अच्छा ट्रैक्शन मार्केट में ले रहा है और कंपनी हाई बेट कर रही है। अब आप इसके कारण देखिए, इस रिस्टा प्रोडक्ट की वजह से इनका जो मार्केट शेयर है उसमें इंक्रीज आ गया है। तकरीबन 11% तक के मार्केट शेयर इन्होंने बताए थे दिसंबर तक के जो आरएचपी में डेटा लिए, लेकिन लेटेस्ट जो वाहन डेटा हम लोग पोर्टल पे देखते हैं उसके हिसाब से इनका मार्केट शेयर शायद, जहां तक मैं सही हूँ, वो बढ़ गया है 11-12% से तकरीबन 13-14 या 15% तक हो गया है। तो रिस्टा का बहुत अच्छा यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस आ रहा है मार्केट में, कंपनी उस पे हाईली बेट कर रही है। काफी सारे जो फ्रेश प्रोसीड्स है उसमें डेट रिपेमेंट भी होगा, केपिक्स वगैरह भी ये लोग कर रहे हैं, तो वो भी काफी ज्यादा कंपनी को यहाँ पे एक मजबूती प्रदान करेगा। एक और चीज है, बीओएम, दैट इज बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट जो है कंपनी की, वो काफी कम हो गई है और उसकी वजह से हमने देखा है कि ग्रॉस मार्जिन्स में भी कंपनी के एक इजाफा हुआ है। ऑल्दो इबिटा लेवल पे अभी भी लॉसेस में है, नेट प्रॉफिट लेवल पे लॉसेस में है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन्स बढ़े हैं। तो काफी सारे मिक्स फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये आईपीओ तो अच्छा है, लेकिन एक ही कंसर्न लगा, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन, क्योंकि एक तो देखिए सुमित जी, मार्केट कंडीशंस किस तरह की हैं, तो उसमें इन्होंने जो वैल्यूएशन किया है दो पैरामीटर्स पे देखा है, प्राइस टू सेल्स और ईवी बाय सेल्स। दोनों पैरामीटर पे ये ओला के बराबर है या ओला से ज्यादा है। इस मार्केट कंडीशन में वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट अगर और रहता तो ये बहुत अच्छा एक आईपीओ हो सकता था, क्योंकि मार्केट की कंडीशंस अभी भी हम नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से आउट ऑफ वुड्स हैं। कभी भी कोई जियोपॉलिटिकल लेवल पे कोई भी डेवलपमेंट हुआ तो वापस से एक नर्वसनेस हमें मार्केट्स में देखने को मिल सकती है, और ये फैक्ट हम इग्नोर नहीं कर सकते। फ्राइडे वाज द क्लासिक एग्जांपल। तो इन सब पॉइंट्स के मद्देनजर हमारे हिसाब से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस आईपीओ में लगाना, अगर रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो रहने दीजिए, क्योंकि एक रिस्की बैट हो सकता है अभी लगाना। बहुत सारे इफ एंड बट लगे हुए हैं, वैल्यूएशन ज्यादा है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर नहीं है। तो इन सब के मद्देनजर रखते हुए हमारी तरफ से सलाह यही है कि रिस्की बैट हो सकता है इस आईपीओ में लगाना, इसीलिए अगर रिस्क लेना हो तो लगाइए, नहीं तो इस आईपीओ में लिस्टिंग के बाद अगर फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि कंपनी हमें ठीक लग रही है, ग्रोइंग फेज में है और आने वाले 2-3 क्वार्टर काफी निर्णायक होंगे। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, कंपेटिटिव इंटेंसिटी भी बहुत हाई है। देखिए बजाज का जो चेतक है सुमित जी, वो अभी भी टॉप नंबर पे आता है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, लेटेस्ट वाहन पोर्टल के डेटा को भी आप देखेंगे, फॉलोड बाय टीवीएस और फिर ओला, तो चौथे नंबर का प्लेयर है। तो चौथे नंबर का प्लेयर है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अच्छी है। और एक और चीज जो निकल के आ रही है कि होंडा, वो भी अब अपना नया एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च करने में है, एंट्री लेवल लॉन्च हो चुका है, 3-4 महीने में एक अच्छा प्रोडक्ट वहां से आएगा। तो ये कंपटीशन भी कंपनी कैसे फेस करेगी वो भी देखने वाली बात है। तो काफी सारे फैक्टर्स को मिला के इसी निर्णय पे पहुंचे हैं, एक रिस्की बैट हो सकती है इस आईपीओ में लगाना, इसलिए बहुत रिस्क लेने में इंटरेस्टेड हो तो देखिए, नहीं तो रहने दीजिए, इशू की लिस्टिंग के बाद इसमें कोई निर्णय लीजिए। तो आशा मैम, दो चीज़ें पूछूंगा। इस कंपनी में जी, होंडा हीरो मोटोकॉर्प का भी स्टेक है, करीब करीब राइट। 40%, 40% प्लस स्टेक उनका है इसमें, और उन्होंने अपना स्टेक पिछले साल और बढ़ाया है, 2-2.5% स्टेक उन्होंने और बढ़ाया है। प्लस जीरोधा के जो फाउंडर्स हैं उनका भी करीब 4-5% के आसपास का स्टेक है, और ये दोनों ने स्टेक अपना हाल में ही बढ़ाया है। वहाँ स्टेक खरीदने के बाद से लेकर अब तक वैल्यूएशन डबल हो गए हैं। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा, अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के नंबर देखें तो रिटेल ऑलरेडी आधा सब्सक्राइब कर चुका है इसको, और एम्प्लॉय ऑलरेडी 1.5 गुना सब्सक्राइब कर चुका है। सो ऐसा क्या रिटेल और एम्प्लॉय देख रहा है जो इंस्टीट्यूशन नहीं देख रहा है अभी? देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, 39% हीरो मोटोकॉर्प का माफ कीजिएगा, प्री इश्यू स्टेक था, जो हाँ। कि पोस्ट इश्यू 31% हो जाएगा। तो एक चीज है। दूसरा, हीरो मोटोकॉर्प के साथ इनका अरेंजमेंट तो हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वैसा कुछ इतना बड़ा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि हीरो इज सिंपल इन्वेस्टर इन द कंपनी, क्योंकि उसके भी खुद के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और प्रोडक्ट्स हैं। तो एक चीज वो है कि यस, हीरो ब्रांड इनके साथ है, एज अ इन्वेस्टर वो ज्यादा है। तो
तो वो एक चीज लगती है। और दूसरा रिटेल की तरफ से जो ये आ रहा है, तो बिल्कुल हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स क्योंकि एक रिस्क टेकर है। मैंने आपको फिर बोला कंपनी में कोई इतनी बड़ी नेगेटिव चीज नहीं है। देखिए लॉसेस है, मैं मानती हूँ, लेकिन किसी भी कंपनी को अगर हम सिंपल इसलिए नकार दें कि ये लॉस मेकिंग है, तो शायद कभी जोमेटो में लगाते नहीं, या स्विगी में जो इनिशियल गेन हुआ, बाद में मैं मानती हूँ कि फॉल हुआ, लेकिन जो इनिशियल गेन, और रिटेल हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर इनिशियल गेन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो उन्होंने तो वहां पे भी गेन्स उठाए हैं, चाहे वो स्विगी हो जोमेटो हो। कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। ओला में भी इनिशियल गेन्स हुए हैं क्योंकि ओला की लिस्टिंग भी ठीक हुई थी। तो वो एक फैक्टर हो सकता है जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ड्राइव कर रहा है, और रिस्क टेकिंग उनकी कैपेसिटी को यहाँ पे जिसे कहते हैं कि बिल्कुल एक बोलते हैं ड्राइव कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं इस चीज में थोड़ा इस बार मैं कंजर्वेटिव जाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स का यहाँ पे मिला जुला एक हमें देखना पड़ेगा। और एक चीज जरूर आप ये मानिए, करंट मैक्रो सिचुएशन अभी भी इतनी अच्छी नहीं हुई है। कोई भी अगर न्यूज आ गई बाय चांस, क्योंकि 6 मई को आपने बोला लिस्टिंग है उसके बीच में, तो मार्केट मूड और माहौल उस टाइम जिस तरह का होगा वो एक लिस्टिंग पे असर डाल सकता है। हमें वो फैक्ट इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और फैक्ट है कि अगर बहुत ज्यादा ये सब्सक्राइब नहीं होता है, तो फिर एक थ्योरी भी चलती कि माल जिसे हम बोलते हैं कि स्टॉक एकदम स्ट्रॉन्ग हैंड्स में आता है, तो वहां पे फिर बेचने के लिए वो लोग लिस्टिंग लेके दिन आते नहीं है, तो भी स्टॉक प्राइसेस ऊपर की तरफ मूव होती हैं। लेकिन मैंने वहां भी कैलकुलेशन किया सुमित जी, कितना इसमें ऊपर का पोटेंशियल है। मैंने जो कैलकुलेशन किया, मेरे हिसाब से एट द मैक्स अगर ये बहुत अच्छा लिस्ट हो गया, सब कुछ रोजी रहा, मार्केट बहुत अच्छे रहे, और आगे का फ्यूचर विजिबिलिटी बहुत अच्छी लगी और लिस्टिंग भी अच्छी हुई, तो 10% का अपसाइड लगता है। तो क्या उस 10% मैक्सिमम अपसाइड की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या उस 10% के अपसाइड के लिए अभी रिस्क लेना है? वो भी एक सोचने वाली बात है। तो इन सब पॉइंट्स को जो मैंने एक कंक्लूड किया, तो मैंने यही फिर यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन, मैंने मेरा नोट भी बनाया है जो हमने हमारे क्लाइंट्स में दिया है। यही बोला गया है कि अगर रिस्की बैट हो सकता है, वैल्यूएशन के फ्रंट पे पूरा लिया है, और मैक्रो सिचुएशन को देखते हुए करंट एनवायरनमेंट में इसमें लगाना रिस्की हो सकता है। तो आस्था मैम, मैं एक एग्रेसिव प्लेयर हूँ मार्केट में, और मैं इसके आईपीओ को अप्लाई करना चाहता हूँ। सो अब राइट। मेरे लिए दो विकल्प खुलते हैं, पहला लिस्टिंग पे निकलना, दूसरा लंबी अवधि के लिए रखना। आप क्या राय दोगे? देखिए वो डिपेंड करेगा लिस्टिंग कैसी है। जैसा मैंने आपको बोला, मैं 10% अपसाइड तक का इसमें एक पोटेंशियल मानती हूँ इन एनी केस। उसकी वजह से मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लगाइए 10% का रिटर्न मिलेगा, मैं क्लियर करती हूँ। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो सब तरह के प्रोज एंड कॉन्स देख के कैलकुलेशन करते हैं कि अगर आज मैं कोई बात बोल रही हूँ तो वो उल्टी कब पड़ेगी जबकि प्रीमियम पे लिस्ट होगा, तो कहाँ तक के प्रीमियम की लिस्टिंग हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो वहां पे जो मेरा वैल्यूएशन आ रहा है, तो वो 10% अपसाइड तक आता है। तो किसी भी वजह से अगर आप एक एग्रेसिव है इन्वेस्टर है और लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 10% तक पे ये लिस्ट होता है किसी भी वजह से, अगेन ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है या कोई एस्टिमेशन नहीं कर रहे, जस्ट एक हम बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इसमें रुकना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि होंडा की तरफ से भी लॉन्चेस आएंगे। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को ये कैसे फेस करते हैं वो देखना जरूरी है। बट कंपनी का जो रिस्टा है, वो प्रोडक्ट अभी मार्केट में काफी काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन गेन कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे काफी काफी पॉजिटिव साउंड कर रही है। तो अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो उम्मीद है ऐसी कि शायद 10% आ सकता है, अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ एग्रेसिव प्लेयर्स के लिए, हाँ, रही बात मध्यम से लंबी अवधि में, सब कुछ अर्निंग्स पे डिपेंड करता है, कैसे अर्निंग्स रहती है, कैसी सिचुएशन रहती है। लेकिन हाँ, अभी के लिए एक रिस्की ट्रेडर्स अगर इसको सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये एक राय आस्था मैम ने आपको दी है, कड़ा नोट आपके सामने रखा है, और सारे आंकड़े, सारे पैरामीटर भी यहाँ पर रख दिए गए हैं। आस्था मैम, एक और सवाल से जुड़ा हुआ, मैं एक ट्रेडर हूं जो एथर को इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एथर की तर्ज पर मैं हीरो मोटोकॉर्प में पैसा डालना चाहता हूं, क्योंकि वो इसके पेरेंट भी हैं या उनके अंदर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है इनका। सो अगर एथर सब्सक्राइब होता है तो हीरो मोटोकॉर्प के पास एक 12,000 करोड़ की कंपनी का 30 से 35% के आसपास का स्टेक होगा। सो ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू को और बढ़ा कर देगा। सो क्या मैं हीरो मोटोकॉर्प में पैसा डाल दूँ? वैल्यू वाइज भी बेटर है।
देखिए, मैं फिर ये बोलूंगी कि ठीक है, ये सब गणित की वजह से प्रमोटर को फायदा होगा और आप उस हिसाब से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं, फिर जाना है तो अच्छी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ जाना ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन इनके साथ। और मैं वापस बोलती हूँ, यहाँ हमारी रिकमेंडेशन सब्सक्राइब की नहीं है, क्योंकि हम ओके, वापस यही बोल रहे हैं, एक रिस्की बेट हो सकता है। ठीक है। सो उसी हिसाब से सबको रिकमेंडेशन यही है कि आप इशू एक बार लिस्ट हो जाए, उसके बाद इसको कंसिडर करें। हमने एट गेम सिक्योरिटीज हमारे क्लाइंट को यही एक रिकमेंडेशन दिया है। इट कैन बी अ रिस्की बेट, सो वेट टिल लिस्टिंग एंड देन डिप्लॉय द फंड्स। ओके, सो ओके, वही तो चीज मैं मैं यहाँ उसको पे भी करेक्ट कर रिपीट देता हूँ। करती सब्सक्राइब की हूँ। राय जी नहीं है, लिस्ट होने दीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए क्या करना है। नहीं, लेकिन आशा, मेरा सवाल था ये, क्या हीरो मोटोकॉर्प ज़्यादा बेटर नहीं है बेट करने के लिए? नहीं, फिर अगर बेट ही करना है तो मैं फिर जो टॉप नॉच कंपनीज हैं ऑटोमोबाइल स्पेस में, क्योंकि जैसा हाँ, मैंने आपको बोला, बजाज के पास जो उनका चेतक है उसका सेल्स अच्छा। आउटस्टैंडिंग है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में मैं आईसी स्कूटर्स की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ईवी पे भी कंपेयर करूँ तो बजाज इज अ बेटर चॉइस फॉलोड बाय टीवीएस। तो फिर वहां पे आप नजर बना सकते हैं। टीवीएस के साथ एक ही इशू है, वैल्यूएशन बहुत बहुत महंगा कमांड करता है, बट टीवीएस के जो फीचर्स हैं, जो उनकी गाड़ी के फीचर्स हैं, वो इतने अट्रैक्टिव हैं जुपिटर के अंदर भी कि कस्टमर्स काफी अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ से। ये मेरा एक ऑन ग्राउंड जो रिसर्च मैंने की उसका एक एनालिसिस। मैम, चला भी रहे हो क्या आजकल आप? नहीं, मैं चलाती हूँ, टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों ड्राइव करती हूँ, बट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स नहीं करती हूँ, नहीं, आईसी मुझे स्कूटर्स मुझे नहीं। लगा आपने ले ही लिया टीवीएस का स्कूटर, इसीलिए आपको नहीं ज़्यादा सुमित पसंद जी, आ गया। एक्चुअली ये एक आईपीओ मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था एनालिसिस हाँ। करना, क्योंकि कुछ बातें बहुत अच्छी लग रही थी और कुछ बिल्कुल नहीं। तो काफी इन डेप्थ रिसर्च की है, हो सकता है कि हमने जो रिसर्च की उसके हिसाब की लिस्टिंग भी हो ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सेफ प्ले करते हुए और कंजर्वेटिव रहते हुए इसको रहने ही दें, तो ज्यादा बेटर है। नहीं मैम, आपने बोल दिया तो वही होता है, आमतौर पे हम देखते भी आए हैं। आप आस्था मैम बिल्कुल। आज हमारे साथ जुड़े, आपने अपने रेगुलर डे से अलग हमारे लिए टाइम निकाला, आधा घंटा, और हमारे को एथर को लेकर सब कुछ समझाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और आईपीओ पर पूरी तरह से क्लैरिटी देने के लिए। तो एथर का जरा जाने से पहले आस्था मैम का ये कहना है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आप रिस्की इन्वेस्टर है तभी निवेश करिएगा, वरना लिस्ट होने दीजिए, सेटल होने दीजिए, वहाँ पर निवेश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ब्रोकरेज के जो नोट हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह के ब्रोकरेज हाउसेस के नोट हैं। कुछ ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, कुछ ने नॉन रेट करा है स्टॉक को। बजाज ब्रोकिंग की सब्सक्राइब है, वेंचुरा की सब्सक्राइब है, अरिहंत की सब्सक्राइब है, सुशील फाइनेंस की सब्सक्राइब है, एलकेवी फाइनेंस की सब्सक्राइब है। ये 5 ब्रोकर्स जिनकी तरफ से सब्सक्राइब के नोट आए हैं। कुंवर जी की सब्सक्राइब है, एसएमसी ग्लोबल की कोई रेटिंग नहीं है, आईडीबीआई कैपिटल की कोई रेटिंग नहीं है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की भी कोई रेटिंग नहीं है। एंड अब हेम सिक्योरिटीज़ की तरफ से आस्था मैम को भी आपने सुन लिया, वहाँ कोई रेटिंग नहीं है। अगर आप चाहें तो लिस्टिंग पर आप काम कर सकते हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई रेटिंग यहाँ पर नहीं दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और पूरी डिटेल हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब आपसे हम लिस्टिंग पे बातचीत करेंगे, किस तरह की लिस्टिंग होती है उसके हिसाब से भी। तो फिलहाल अब हाँ मैम, 100% 10% ही होगा, टेंशन मत लो। अगर बेस्ट भी हुआ तो भी 10% होगा, आपने बोल दिया वही होना है यहाँ पर। तो देखिए, हमारी रिसर्च के बेसिस पे है ये, सिर्फ हम लोग जो फाइनेंशियल्स के बाद वर्कआउट करते हैं उसके बेसिस पे, और ये मार्केट में 100% सुमित कोई भी राइट नहीं होता। एग्री बट मैम, पूरी एग्री। कोशिश रहती है कि जो भी एनालिसिस आ रहा है, अगर वो उल्टा भी पड़ा तो अपसाइड डाउन साइड क्या रिस्क रह सकती है, वहां तक वर्कआउट करने की। चले मैम, क्योंकि ये साल का पहला आईपीओ था तो इस पर बात करनी भी ज़रूरी थी और डिटेल में बात करनी ज़रूरी थी, जो हमने की भी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, आज अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।